साथियों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। अब सबकी जो नजर है वो लोकसभा चुनाव पे है। लेकिन बात लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की कार्य अवधि को आप समझे तो 17वीं लोकसभा की अगर खास करके आप समझिएगा तो अवधि मई महीने के अंत तक जाती है। लेकिन क्या चुनाव अप्रैल मई महीने में पूर्व निर्धारित के अनुसार ही होंगे? क्या 5 साल की अवधि पूरा होने पर ही लोकसभा का चुनाव होगा? इसको लेकर के तमाम तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं। और सवाल इसलिए भी है कि गुजरात भाषा के अखबार के पिछले 2 दिन के अखबार अब देखिएगा तो जो कॉमन बातें आ रही है कि क्या राम मंदिर का जब 22 जनवरी को उद्घाटन होगा, उस उद्घाटन के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुनाव कराने के लिए केंद्र सरकार तैयारी करती हुई दिख रही है। अब चूंकि कि पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह देश के गृह मंत्री, दोनों गुजरात से हैं, लंबे समय तक गुजरात की राजनीति की है। और पीएमओ जो है उस पीएमओ के अगर उसके ऊपर देखिएगा यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में, जो प्रधानमंत्री का ऑफिस होता है उस साउथ ब्लॉक के अंदर पीएमओ के भीतर पूरी तरीके से गुजरात लॉबी का पूरा कब्जा है। गुजरात से आने वाले ब्यूरोक्रेट्स, नॉन ब्यूरोक्रेट्स, तमाम तरह के लोग गुजरात से आने वाले वहां पर बिठाए गए। मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हैं पीएम मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान जो वहां सीएमओ था वहां थोड़ा बहुत फेरबदल करके अभी पीएमओ बनाया गया। और गुजरात का जब पीएम मोदी का जो कार्यकाल जब पीएमओ में कब तब्दील हो गया तो स्वाभाविक बात है कि गुजराती समाचार पत्रों के कुछ अपने सोर्सेज होंगे, कुछ सूत्रधार होंगे और उसी सूत्रधार के अनुसार गुजराती समाचार पत्रों में इस तरह की खबरें छपी हैं। तो सवाल यहां पे उठता है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का अयोध्या के भीतर उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो क्या प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाए जा रहे राम मंदिर का क्रेडिट लेने और उद्घाटन करने के लिए अयोध्या में होंगे उस दिन? उसके बाद क्या अगले 2-3 दिनों में लोकसभा चुनाव भंग होगा? इस तरह की सवाल उठ रहे हैं। और सवाल बड़ा भी है क्योंकि चुनाव 2 महीने पहले कराने की बात अगर हो रही है तो लोकसभा चुनाव भंग करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि निर्वाचन आयोग के पास, इलेक्शन कमीशन के पास जो नियमावली है, भारतीय संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाएं के मुताबिक 4 साल 9 महीने की अवधि पूरा होने के बाद निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र होता है कि जब चाहे चुनाव करा ले। यानी 4 साल 8 महीने 9 महीने की अवधि पूरा होने के बाद यानी अंतिम 5 साल के भीतर 3 महीनों का दौरान जो है कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी चुनाव करा सकती है, उसके पास ऐसा अधिकार है। संवैधानिक व्यवस्था के भीतर किसी भी लोकसभा या विधानसभा की जो अधिकतम अवधि होती है वो 5 साल की होती है। लेकिन निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन आखिरी 3 महीने के दौरान इतने अधिकार होता है उसके पास कि कभी भी उन 3 महीनों के भीतर कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकती है, ऐसा प्रावधान है। 4 साल 9 महीने का डेडलाइन मोटे तौर पे इसको समझा जाता है। लेकिन सवाल है कि जब 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी जब वहां 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, क्या उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च से पहले लोकसभा चुनाव कराने के लिए कि चुनाव आयोग के पास कोई पर्याप्त समय होगा? क्योंकि 31 मार्च के पहले जो है यदि चुनाव अगर होते हैं तो तभी हो सकते हैं जब संसद का बजट सत्र नई सरकार में शुरू हो। अगर नई सरकार में शुरू होगा, इसके लिए 31 मार्च के पहले नई सरकार का शपथ लेना और पहले 2 महीने के लिए बजट के साथ साथ टोटल अकाउंट पास कराना बहुत जरूरी है। लेकिन भारत देश के अंदर टोटल वेतन, भत्ते, पेंशन सारा चीज रुक सकते हैं, सरकारी खर्च के ऊपर रोक लग सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से खर्च करने के लिए 1 रुपए की भी अगर पूरी सरकार को खर्च करना होता है, उस 1 रुपए के लिए भी उसे संसद की मंजूरी चाहिए होगा और वो मंजूरी 31 मार्च से पहले चाहिए, तभी 1 अप्रैल से खर्च किया जा सकता है। यानी नए वित्तीय वर्ष के लिए अगर देखिएगा, मार्च क्लोजिंग सब जानते हैं, जो मार्च क्लोजिंग जो कहा जाता है, दिन रात काम होते हैं, अलग अलग विभागों में खातों की क्लोजिंग होती है पुराने वित्तीय वर्ष की। उस परिस्थिति के भीतर 31 मार्च के पहले नई सरकार की गठन जरूरी है। इस बार की आशंका पिछली बार बहुत थी कि पीएम मोदी कहीं कहीं तय ही कर लिए थे
कि चुनाव इन्हीं 5 राज्यों के जो अभी चुनाव हुए हैं इन्हीं के साथ लोकसभा के भी चुनाव कराने हैं। लेकिन सरकार जितनी जल्दबाजी थे उतनी ही जल्दबाजी में विपक्ष भी थे। सरकार शीतकालीन सत्र बुलाने से बचने के लिए लोकसभा चुनाव को तत्काल भंग में करने के ध्यान में रख करके तेजी में आनन फानन में किसी भी एजेंडा को घोषित किए बगैर संसद का विशेष सत्र बुलाया। विशेष सत्र का एजेंडा कई दिनों तक अज्ञात रहा, जबकि अब तक की जो पूरी परंपरा रही है कि जो नॉर्मल सेशंस होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र, उनके एजेंडे बाद में आए तो ठीक है, लेकिन वो सत्र तो होना ही है। लेकिन जब विशेष सत्र अगर बुलाया जाता है तो कोई विशेष प्रयोजन होता है और उस विशेष प्रयोजन की जानकारी उसी दिन दे दी जाती है जिस दिन सबको बुलाया जाता है, उनको नोटिफिकेशन उसके लिए भेजा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था और सरकार की पूरी कोशिश ये थी कि महिला आरक्षण विधेयक को आनन फानन में जैसे तैसे करके पास कराया जाए कि अगले दशक में, अगले जनगणना के बाद से लागू होगा, उसी तरीके से इसको आनन फानन में लागू कराया जाए, पास कराया जाए और उसके क्रेडिट लेने के लिए लोगों के बीच जाए। लेकिन जो मुकम्मल तैयारी विपक्ष का था, जिस प्रकार से ओबीसी विमर्श भी सामने आया, महिला आरक्षण का मुद्दा ही पीछे गया, ओबीसी का मुद्दा आगे हो गया कि ओबीसी को भी कोटा विद इन कोटा चाहिए। उसमें सरकार का प्लान कहीं ना कहीं रह गया। कई मीडिया, कई पत्रकार, सरकार के प्रचार तंत्र उस ओबीसी कार्ड को दबा नहीं सके, छिपा नहीं सके। इसी दौरान नीतीश कुमार ने कास्ट सेंसस को, उसके आंकड़े को सार्वजनिक करना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि विशेष सत्र के बाद सरकार को भी बिल्कुल मौका नहीं मिला। सरकार भी अब घबरा गई कि अब शायद ये क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, अब शायद महिला आरक्षण का क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरा जो कास्ट सेंसस था उसका चर्चाएं तेज हो गई। विशेष सत्र तो बुलाया गया, महिला आरक्षण का बिल भी पास हो गया, एक पूरे मतलब अच्छे तरीके से उसको पास भी करा लिया गया। लेकिन उसके बाद भी आनन फानन में विशेष सत्र क्यों बुलाया गया, सरकार इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे पाई। अगर आरक्षण बिल पास कराना था महिला तो 2 महीने बाद भी कराया जा सकता था, लेकिन इसी लोकसभा चुनाव में तो आरक्षण देना नहीं था, वो अगली जनगणना के बाद देना था। फिर विशेष सत्र क्यों बुलाया गया था? मंशा यही थी कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सरकार इससे पीछे हट गई। लोकसभा चुनाव, राम मंदिर के उद्घाटन के तत्काल बाद हो, इस तरह की बातें कही जा रही है। और गुजरात के समाचार पत्रों में, जब अखबारों में इस तरह के खबरें छपते हैं और आर्टिकल इससे संबंधित छपते हो, ऐसा कयास लगाए जाते हो, तो गुजरात से आने वाले सभी लोग, गुजरात के अखबार और गुजरात के लोग ही जाने। और कभी भी अगर दिल्ली दरबार में किसी फैसला लेना है तो गुजरात के सूचना तंत्र जो है, जो वहां के जो पत्रकार तंत्र है, हो सकता है कि ज्यादा मजबूती हो। तभी तो इस तरह की बातें वहां उठ रही है। अगर सवाल उठ रहा है कि अगर 22 जनवरी से 31 मार्च के बीच में जो 72 दिन का समय होता है, फरवरी 29 दिन की होती है, 31 दिन का जो मार्च 60 और 22 से 31-10, इन 71 दिनों के दौरान चुनाव प्रक्रिया संपन्न करा के नई सरकार बना लेना और संसद की पाली बैठक बुला के बजट पेश करा करके उस तरह साथ मतलब तमाम तरह के जो क्रियाविधि है उसको पास करा करके सरकार में ऐसा कोई ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ये सरकार, सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल यानी बजट का भी यहाँ पर सवाल है, वित्तीय मामलों का भी सवाल है, नई लोकसभा के गठन का भी सवाल है। क्या 2 उदाहरण यहाँ पे पीछे के हैं। जब जनवरी महीने के भीतर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई और उसके बाद मार्च महीने में यानी 31 मार्च के पहले नई सरकार भी बनी, बजट भी पेश हो गया। सबसे साल 1977 के भीतर आप 18 जनवरी को इमरजेंसी के दौर में ही लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल 5 साल से बढ़ा करके 6 साल किया गया था। उसमें संशोधन के साथ और उसके साथ इमरजेंसी प्रोविजन के तहत ही 1 साल कार्यकाल को जब बढ़ाया जा सकता है वो बढ़ाया गया था, यानी 5 साल की लोकसभा को 7 साल किया गया। और मार्च 71 के भीतर गठित लोकसभा का कार्यकाल जो है यानी मार्च 78 तक पहुंच रहा था, लेकिन वहां पर फिर 14 महीने पहले जो है इंदिरा गांधी ने अचानक 18 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग किया और 23 मार्च को चुनाव प्रक्रिया इतनी जल्दी करवाई गई
कि 23 मार्च को नई सरकार बनी भी और मोरारजी देसाई शपथ भी लिए प्रधानमंत्री के, और 31 मार्च से पहले देश का बजट भी पेश हुआ। ये बहुत बड़ा फैक्ट होगा, क्योंकि इस भारत देश के सबसे छोटा बजट भाषा में 1977 का, जो मोरारजी देसाई सरकार के वित्त मंत्री HL पटेल ने, यानी 6.5 मिनट में वो पूरे बजट पेश कर दिया। और हिंदुस्तान के भीतर इतना कम में लेखा जोखा आय और व्यय का रखा, जो इतना छोटा सा समय में अभी तक कभी नहीं हुआ। दूसरा जो एग्जाम्पल है, एक और 1997, जब 1997 के भीतर के दिसंबर महीने में जैन कमीशन की कथित रिपोर्ट जब लीक हुआ, तो सीताराम केसरी ने गुजराल की सरकार को गिराया। फिर लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। जनवरी महीने में एकदम शुरुआत के भीतर लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई, और तब बैलेट पेपर पे चला करता था। काउंटिंग बहुत देरी से होती थी, वोटिंग की प्रक्रिया भी लंबी होती थी। केवल 3 चरणों के भीतर 16 फरवरी, 22 फरवरी और 28 फरवरी 1998 में 3 चरणों में लोकसभा का चुनाव संपन्न करा लिया गया था। उस समय में मतगणना 3-4 दिन होती थी। मतगणना भी 6-7 मार्च 8 मार्च तक संपन्न हुई, और 19 मार्च को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत देश की पहली NDA सरकार ने शपथ ली। ऐसे उदाहरण है कि जनवरी महीने में अगर चुनाव आयोग अपने नोटिफिकेशन को शुरुआत करते हैं, नोटिफिकेशन देती है, तो 31 मार्च से पहले लोकसभा चुनाव के प्रक्रिया को संपन्न कराने में वो सक्षम होगी। तो देखिए, गुजरात और गुजरात के पूरी लॉबी और वहां की जो इनपुट जो आ रहे हैं, वहां की जो खबरें निकल कर रखे, क्या वास्तविकता से मतलब सच्चाई है या फिर सच्चाई नहीं है, इसकी पूरी तो देखते रहिए जनवरी के महीने में क्या होता है। जय हिंद।